जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार लगातार जारी है। आज भी पूंछ के भाटा दूरिया इलाके में फायरिंग जारी है। सुरक्षा बल और आतंक के बीच में मुठभेड़ हो रही है। यहां अभी भी आतंकी छिपे हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर है। सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 पुलिसकर्मी और सेना का 1 जवान घायल हो गया है। तो वही सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। आतंक की बढ़ती वारदातों को किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है और इसकी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को तलाश कर उन्हें निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। पूंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने खुद के मारे जाने के डर से सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद जवानों ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों को लगातार इन इलाकों में घेर कर रखा गया है। इन्हें छोटे से इलाके में समेट कर रख दिया गया है। किसी भी वक्त अंतिम हमला किया जा सकता है। पूंछ के भाटा दूरिया के जंगल में सेना की आतंकियों के साथ सुबह से भारी गोलाबारी भी शुरू हो गई है। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान और सेना का 1 जवान घायल हो चुका है। तो वहीं सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 19 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से पूंछ में चल रही मुठभेड़ का मुआयना किया था। जंगलों में 10 अक्टूबर से ही आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। इससे पहले पूंछ के डेरा वाली गली में 10 अक्टूबर की रात को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और जिसमें एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों के इसी ग्रुप की तलाश में पूंछ के नार खास के जंगलों में 14 अक्टूबर को सेना के जवान गए। तो देखिए 15वां दिन है आज और जिस तरीके से लगातार जो मुठभेड़ हो रही है इसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेना तैनात है वो लगातार इन आतंकवादियों को ढूंढने में लगी हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इतिहास में ये ऐसा हो रहा, इतनी लंबी मुठभेड़ यहाँ पर देखी गई है। 15 दिन हो चुके हैं इस मुठभेड़ में, इतनी लंबी मुठभेड़ यहाँ पर हो रही है और इसको लेकर भी कहना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो देखिए जिस तरीके से जो आतंकवादी है उन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निशाना बना लिया था, जिस वजह से उन्होंने कई लोगों की हत्याएं भी कर दी थी और इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जो हमारे जवान हैं उन वो भी शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत का बदला लेने के लिए, अपनी भारत की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर दिन रात जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं वो जंगलों में छिपे हुए हैं। फिलहाल उस जंगलों को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया गया है और लगातार जो हमारे जवान हैं वो जंगल में आगे बढ़ बढ़ के उन सभी ठिकानों पर छापेमारी या फिर कह सकते हैं उन ठिकानों को ध्वस्त कर रही है जो ठिकाने आतंकवादियों के थे। और इस बात बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है कि लंबे 13 सालों में अब तक की सबसे लंबी ये मुठभेड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और इस बात की बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा। सर स्वागत है आपका ANB न्यूज पे। धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक है दिलीप यशवर्धन। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। VN झा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। देखिए जिस तरीके से ये 13 सालों में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से हमारी सेना डटी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है। 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिनों से जो हमारे जवान हैं वो आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके जैसे ठिकाने पहुंचते जा रहे हैं हमारे जो जवान हैं, उन ठिकानों पर लगातार उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। शहादत का बदला लेना जरूरी है और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर भी बातचीत की। किस तरीके से हम अपने भारत की सुरक्षा कर सकते हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी सरकार की तरफ से भी बनाई जा रही है और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब हम इन जो हमारी विरोधी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, कैसे उनको जवाब दिया जा सकता है? ऋचा जी, ये जो एनकाउंटर इतना लंबा खींच रहा है इसके 2 कारण हैं। एक तो जितने भी कश्मीर मामलों के जानकार हैं वो आपको बताएंगे ये जो एरिया है, जंगल एरिया है, पूंछ का हो चाहे राजौरी का हो चाहे और आगे हो, ये काफी बीहड़ एरिया है और जहाँ पे कि
जंगल इतना घना है कि आप न तो सामने से कुछ देख सकते हैं, न ड्रोन या हेलीकॉप्टर या और किसी चीज से कुछ देख सकते हैं। और इन एरिया में ये जो टेररिस्ट हैं ये काफी दिनों से वो सक्षम हैं या एक्टिव हैं कि उन्होंने अपने वहां पे दिल बना लिए हैं, उन्होंने अपना एक खंडहर जैसा वो सब बना लिया हुआ है, हाइड आउट बना लिया हुआ अपना, जहाँ पे कि वो रहते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली सेना को एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि ये हमारा एरिया है, इस पे हम ऑपरेशन चाहे 3 दिन के लिए करें, 5 दिन के लिए करें या 15 दिन के लिए करें, ये हमारे कंडीशंस पे होगा। हम जब चाहेंगे तब हम ऑपरेशन करेंगे। ये दुश्मन का एरिया नहीं है कि जल्दी से ऑपरेशन करके भाग जाओ पीछे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, कहीं भी जब आग लगती है तो वो आग लंबे टाइम तक तभी चलता है जब तक कि उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। अब इन टेररिस्ट को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कहीं न कहीं कोई कोई जरूर जयचंद वहाँ पे हैं, उनके जो हेल्पर हैं वो है वहाँ पे, जिनसे कि इनको हेल्प मिल रही है, चाहे वो रसद हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे फिर असला बारूदी हो, ये चीजें उनको कहीं न कहीं से मिल रही है। और यहीं पे सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एलओसी के नजदीक है। आपको पता ही होगा कि एलओसी में इन टेररिस्ट ने अपने बरो बना लिए हैं, मतलब टनल बना लिए हैं, तो उससे इनका आना जाना। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं, कोई ना कोई इसमें शामिल हो भी सकता है, उसी वजह से इनको समर्थन नहीं दिया जा रहा है। सर मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा ऋचा जी। जी जी मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। जी बोलिए। यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की, डिफेंस फोर्सेस की एक छोटी सी वीकनेस है, और वो ये है कि जब हम जानते हैं कि सीमा पार ये लॉन्चिंग पैड है जहाँ पे कम से कम 250-300 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो हम प्रोएक्टिवली उन पे उन्हीं के घर में वार क्यों नहीं करते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि वो हमारे घर में आए तब हम उसे लड़ेंगे। यहाँ पे एक गलती हो रही है शायद कहीं न कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री से, और एक समन्वय जो होता है डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में, वो कहीं पे मिसिंग है। यानी बिल्कुल आप एक तरीके से कह रहे हैं कि समन्वय की यहाँ पर कमी है। चलिए मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी लगातार जुड़ गए हैं, दिलीप यशवर्धन। दिलीप जी पहले आपका स्वागत है एनवी न्यूज़ में। और देखिए जिस तरीके से पिछले 13 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी लंबी मुठभेड़ चल रही है, आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है? इस लंबी मुठभेड़ की वजह कहाँ कमी हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं कमी हो रही है। रिचा जी, जो आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं और जो वहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन होती है, उस एक्चुअल सिचुएशन को हम यहाँ बैठ करके एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि वहां पर आर्मी जो फेस कर रही है, ये जरूरी नहीं है कि आर्मी का ऑपरेशन है तो ही इतने दिन चल रहा है। कई बार देखिए जो टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं वो कई बार कई दिन तक चलते हैं। चाहे आप 26/11 का ऑपरेशन ले लीजिए, वो कितने दिनों तक चला था, 4-5 दिन तक वो भी चला था। और ये जो कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर में टेररिज्म एक रेगुलर एक्टिविटी है। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हमारी सेना अपग्रेड हो रही है, उसी तरीके से टेररिज्म भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। हम अगर यहाँ पर इक्विप्ड हो रहे हैं तो टेररिज्म अकॉर्डिंगली अपने आप को इक्विप्ड कर रहा है। जैसा हम टेररिज्म की हर एक स्टेप पर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से टेररिस्ट भी सेना की एक एक एक्टिविटी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अगर टेररिस्ट को ये लग रहा है कि सेना बहुत ज्यादा सशक्त हो रही है और अच्छे तरीके से तैयारी करके हम पे अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी उसी मजबूती के साथ अपने आप को इक्विप करके हमसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो मुठभेड़ खिंच रही है, वो मुठभेड़ खिंचने का कारण यही होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। और अगर वहां पर वो सोर्स अवेलेबल हैं जिनको सेना ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो ये मुठभेड़ लंबी खींचेगी। और अंततः मुठभेड़ चाहे 2 दिन चले, 10 दिन चले या 20 दिन चले, अगर रिजल्ट पॉजिटिव हमारे हाथ में आता है तो ये हमारे लिए अच्छा, हमारे देश के लिए अच्छा है। और टेररिज्म को एक करारा जवाब मिलना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हमारी मुठभेड़ 1 दिन चलती है या 10 दिन चलती है, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारी सेना है वो चाहती है कि इस आतंक विरोधी जो बढ़ रही है उसको जड़ से खत्म किया जाए। वक्त लगे कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज जड़ से खत्म होनी चाहिए। मेरे साथ लगातार वीएन झा जी लगातार जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। देखिए वीएन झा जी, आपने समन्वय की बात कही, थोड़ा सा मैं उसको जानना चाहती हूँ। समन्वय की आखिर कहाँ कमी हो रही है? हमारी जो भारतीय सेना है वो तो लगातार डटी हुई है, चाहे थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन चीजें खत्म होनी चाहिए।
ताकि हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहे और हमेशा के लिए जो पाकिस्तान से लगातार आतंक गतिविधियां बढ़ती हैं उनको भी नष्ट किया जा सके। वीएन झा जी, वहाँ कश्मीर में अभी इस एंटी टेरर ऑपरेशंस में 5 एजेंसीज लगी हुई जी। आर्मी का आपने नाम लिया, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, लोकल पुलिस है और वहाँ जो हमारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो हैं। ये जितने भी चाहे वो टेररिस्ट जो जब वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, इसकी खबर कहीं न कहीं जरूर हम लोगों को मिलती है, लेकिन किस समय में मिलती है ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट करके हमारे अंदर आ गए और उसके बाद अगर ये खबर मिलती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें ये है कि आप नहीं जानते हैं कि इतना बड़ा जो घना जंगल है इसमें वो कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन जो मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आग जल रही है तो ऑक्सीजन कहीं न कहीं से जरूर आ रही होगी। बिल्कुल। तो लोकल भी कुछ उनके जो समर्थक हैं या सिंपैथाइजर्स हैं, देखिए आज का जो टेररिज्म चल रहा है 2 चीजों से चल रहा है। एक तो टेररिज्म पर से है, दूसरा अभी पाकिस्तान ने एक नारा दिया हुआ है कि जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में जीत लिया, अगर मुसलमान होके आप अगर हेल्प करो तो हम कश्मीर को भी जीत पाएंगे। ये जो एक इस्लामिक एंगल आया है, आइडियोलॉजिकल एंगल आया हुआ है, इसमें आप जानते हैं जितने भी मुसलमान हैं वो हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ने के टाइम में उनको ब्रेन वॉश भी किया जाता है कि तुमको जो भी करना है इस्लाम के नाम पे, तुमको जो भी कहा जाता है वो करो। तो वही एक प्रॉब्लम होती है कि ऐसी आइडियोलॉजी जब आपको आपके अंदर में है, अपने ही देश और में सबसे है, बड़ी बात ये तो है फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो युवा है उनको जरूर बरगलाया जाता है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ दिलीप जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने 3 दिन का दौरा किया, आज उनका आखिरी दिन है इस दौरे का जम्मू कश्मीर में। वो उन्होंने कई अधिकारियों से बातचीत भी की। मेरा एक सवाल, अगर हम पॉलिटिकल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए राहुल गांधी भी वहां पहुंच चुके हैं, ऐसे कई वो राजनेता हैं जो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जब से धारा 370 वहां से हटाया गया है तब से कहना कहीं महबूबा मुफ्ती भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमको पाकिस्तान से दोस्ती बनाकर रखना चाहिए। कितना ये जरूरी है? जिस तरीके से बयान जो सामने आ रहे हैं, कभी महबूबा मुफ्ती आगे आ जाती है, अगर शांति है तो शांति क्यों कायम नहीं रखने देना चाहते? क्यों वहां पर फिर से वही आतंकवादी चीजें बढ़ जाए, या फिर जो हमारे युवा हैं कश्मीर के उनको भी तरफ खींचने की कोशिश किया जाता है, वो फिर से इस तरह की हरकतें करते हैं? ऋचा जी, अमित शाह जी का वहां दौरा करना जायज है क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री, और भारत के गृह मंत्री होने के नाते जो लॉ एंड ऑर्डर है वो देखना उनकी ड्यूटी है। तो उनका दौरा आधिकारिक दौरा हो सकता है, ऑफिशियल दौरा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा चाहे राहुल गांधी जी जाएं या अपोजिशन का कोई भी लीडर अगर वहां पर जाता है तो पहली बात, ये जो मुठभेड़ चल रही है ये लोकल मुठभेड़ नहीं, ये किसी हमारे देश की मुठभेड़ नहीं, ये आतंकी घटना है और आतंकी घटना एक इंटरनेशनल मैटर भी होता है। वहां पर किसी नेता का कोई काम नहीं। और अमित शाह जी का दौरा एज ए पॉलिटिशियन नहीं है, एज ए गृह मंत्री ऑफ उत्तर भारत सरकार है। तो उनका देखिए, उनका तरफ से ये भी खुद कहना था कि मैं सेना से, उन्होंने बातचीत भी की है, उन्होंने मीटिंग भी की, उन्होंने अधिकारियों के साथ वार्तालाप भी किया, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बना, किस तरीके से एक सुरक्षा के लिहाज से हम वहां पर काम करें, उनका तो मायने रखता है। लेकिन महबूब मुफ्ती जिस तरीके से बयान देती है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरे सवाल सर आपसे रहेगा, मैं माफी चाहती हूँ सर, मेरे सवाल आपसे रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए 15 दिनों से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अब लगातार जारी है। हमारे जवान लगातार डटे हुए दिन रात बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं और अपनी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 मेहमान लगातार मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ लगातार मौजूद है। दिलीप जी, जिस तरीके मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि हमारा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, सर जवाब दीजिए। ऋचा जी, मेरा ये कहना है कि ये जो मैटर इस समय चल रहा है, यहाँ पर गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर सेना के साथ स्ट्रेटेजी तैयार करनी है तो ये ऑफिशियल ड्यूटी रक्षा मंत्री की होती है, गृह मंत्री की नहीं होती है। गृह मंत्री इंटरनल डिस्प्यूट्स को देखता है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, लेकिन अगर
बॉर्डर की सिचुएशन संभालने की बात आती है तो वहां पर ड्यूटी रक्षा मंत्री जी की हो जाती है। तो रक्षा मंत्री का दौरा इस समय कश्मीर में बहुत जरूरी था और कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है और हमेशा से रहा है और टेररिज्म वहां का एक रेगुलर फीचर रहा है और टेररिज्म का खत्म होना बहुत जरूरी है और इस टेररिज्म को इसमें बढ़ावा वहां की पॉलिटिक्स जरूर दे रही है, क्योंकि वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स थी, जो महबूबा मुफ्ती है, अमर अब्दुल्ला है, इन लोगों की जो पॉलिटिकल दुकानें थी एक तरीके से वो बंद हो गई, क्योंकि जब तक वहां पर आर्टिकल 370 एप्लीकेबल था अब तक स्पेशल राज्य होने के नाते भारत सरकार का बहुत सारा पैसा वहां पर स्पेशल राज्य होने के नाते दिया जाता था और वो सारा का सारा पैसा कश्मीर के डेवलपमेंट पे नहीं लगता था। वो सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रूट होकर के उन्हीं राजघरानों के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वो फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ गई, प्लस वहां पर जो पाकिस्तान और चाइना से एक स्पेशल प्रिविलेज मिली थी उस घराने को, वो स्पेशल प्रिविलेज अब खत्म हो गई है। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि कश्मीर हमेशा एक डिस्प्यूट का मैटर बना रहे। देखिए पॉलिटिकल व्यू एक ये भी है कि जो वहां का लोकल पॉलिटिकल घराना है महबूबा मुफ्ती का, अमर अब्दुल्ला का, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर का डिस्प्यूट खत्म हो जाए, क्योंकि डिस्प्यूट रहने से ही उनकी वैल्यू है। अगर एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल को पाकिस्तान में कश्मीर मिल जाता है तो इनकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो भारत में पाकिस्तान के रहने पर है, क्योंकि कुछ चीजें इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर महबूबा मुफ्ती लगातार कहते हैं कि भाई 370 को यहाँ पर बहाल किया जाए, 35A वो फिर से यहाँ पर लेकर आया जाए। चलिए सर, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वीएन जी, देखिए जिस तरीके से आपने भी कुछ जिक्र किया कि युवा इसकी चपेट में बहुत आते हैं। आपने खुद बोला कि जब वो जुमा पे जाते हैं, जुमा होते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं तो आप उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए या हमारे जो अब वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो युवा पीढ़ी है, वो किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रहे और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ क्या किया जाए जहाँ के वो बच्चे खिलाफ जाने के बजाय भारत के, वो बल्कि सुरक्षा करें भारत की, वो भी इन चीज़ों में काम करें और वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करें जवानों का। क्योंकि देखा जाता है अक्सर जब भी कभी युद्ध होता है या कई बॉर्डर्स पे देखते हैं तो जो कश्मीर के जो युवा होते हैं पत्थर फेंकते हैं या जवानों पर, लेकिन जवान फिर भी कुछ नहीं कहते। तो इन बच्चों को कैसे इनको ठीक किया जाए कि वो भी अपनी तरफ आए, समझे कि हाँ ये कश्मीर भारत का है और हम एक भारतवासी हैं, हम एक भारतीय हैं। ऋचा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर भारतीय को ये पता हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, एक चीज कहते हैं कि यू शुड नॉट हेजिटेट इन कॉलिंग अ स्पेड। जो चीज जो है उसको उसके नाम से बुलाने से कोई आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो टेररिज्म चल रहा है, तीन दशक कम से कम हो गए हैं। वो तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का 2014 में, जबकि उन्होंने एक टर्म दिया कि देयर इज अ रेडिकल इस्लाम। इससे पहले कोई भी इस टेररिज्म को धर्म से जोड़ने से बचता था। किसी को आप पूछ लीजिए, सब कहता था कि हम सेक्युलर हैं, देयर इज नो रिलीजन ऑफ टेररिज्म। लेकिन आज हम जानते हैं कि टेररिज्म जो आज चल रहा है दुनिया में, इसका एक रिलीजन है। तो ये इसको कहते हैं कि स्पेड को स्पेड बुलाओ। ये जितनी जल्दी आप मान लोगे उतनी जल्दी आपको नब्ज मिल जाएगी। तो आज का जो नब्ज है वो ये है कि इस्लाम जो है वो इनको कहता है, इनको सिखाता है कि कोई ऐसा स्टेट जो पहले इस्लाम के रूल में था, इस्लाम के अंदर में था, जहां वहां का आका इस्लामी था, वो आपको जिहाद आपको परमिट करता है कि उससे लड़के ले लो। और इसी चीज पे कश्मीर में चल रहा है। वो कहते हैं कश्मीर में पहले अब्दुल्ला का शासन था, अब्दुल्ला जो थे वो शासन करते थे, उससे पहले भी कभी एक इस्लामिक रूलर था वहां पे, तो ये इस्लाम का है इसीलिए इसको इस्लाम में लो। अब आप ये देखिए, अगर यही चीज कल को हिंदुइज्म में आ जाती है, कल को हिंदू ये प्रण कर लेते हैं कि हिंदू का रूल किया हुआ जितना स्टेट था हम उसको बाकी लोगों से मुक्त करेंगे, तो इस्लाम कहाँ जाएगा। तो ये जो मानसिकता है, ये समझाने की जरूरत है आज के इस्लाम को। बिल्कुल। चीन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आजाद हुआ तो कहना कि जम्मू कश्मीर ये भारत का है, लेकिन कहना कि जो पाकिस्तान इस पे कब्जा करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान खुद मैप में अपने आप को दिखाता है कि ये कश्मीर हमारा है।
सर मेरे साथ बने रहिएगा, दिलीप जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। सर मुझे जिस तरीके से आपने कहा कि जो जितने भी पॉलिटिकल है उनको एक साथ रहना चाहिए, और आपने वो बात बिल्कुल सही कही थी और ये सही भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी हो, उनको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक भारतीय हैं। अगर पाकिस्तान से दोस्ती रखेंगे तो पाकिस्तान तो इस लायक है ही नहीं। देखिए, वो भारतीय अपने आप को मानते कहाँ है? कश्मीर को तो अगर आप कानून की नजर से भी देखेंगे तो कश्मीर का अलग संविधान था, कश्मीर का अलग झंडा था, तो कश्मीर तो भारत का अंग था ही नहीं। और लीगली भी अगर आप देखिए तो भारत में जितने भी कानून लागू होते थे उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी होती थी कि यह कानून पूरे भारत में लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जहां भारत का कानून लागू नहीं होता था वो भारत का हिस्सा कैसे हुआ? भारत का हिस्सा है, यही चीज डिस्प्यूटेड थी, जिसको आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद मिला दिया गया। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, वर्तमान सरकार ने किया। ये एक वेलकमिंग स्टेप है। और रही बात वहां पर जो टेररिज्म है, वहां का जो युवा है, जो भटका है, जो पत्थरबाजी करता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कश्मीर की खूबसूरती थी, जो कश्मीर की यूएसपी थी, जो वहां का पर्यटन था, वो पर्यटन, वो जो टूरिज्म था, वो टूरिज्म टेररिज्म में बदल गया। बिल्कुल, टूरिज्म को टेररिज्म में बदल जाने के कारण ही वहां का युवा भटक गया। अब अगर सरकार कोशिश करके इस टूरिज्म को वापस ले आए तो टूरिज्म का डेवलपमेंट टेररिज्म पर अपने आप अटैक हो जाएगा, क्योंकि जब वहां के लोगों को, जो वहां के लोकल लोग हैं, जब उनको रोजगार मिलने लगेगा, उनके बच्चों को पढ़ाई मिलने लगेगी, उनके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, वो फलने फूलने लगेंगे, तो उन्हें कहीं और सोचने की जरूरत पड़ेगी। अभी ये इसीलिए होता है कि उनको बरगलाया जाता है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपको पैसा दिया जाता है, पैसा लालच देता है, फिर आप ये कहते हैं कि अल्लाह की नियामत है, आप अल्लाह की सेवा करेंगे तो आपके घरों में और पैसा जाता रहेगा। और एक बेरोजगार आदमी ये सोचता है कि अगर मेरे टेररिस्ट बन जाने से मेरे परिवार का पेट पल जाता है तो मैं इस रास्ते पे चल पड़ता हूँ, और वो उस रास्ते पर उसको टेररिज्म कह के नहीं लेके जाते हैं, वो अल्लाह की सेवा करके कह के ले जाते हैं। लेकिन सर ये एक बड़ी बात है, आपने कहा कि बच्चों पे पैसे नहीं, घर में पैसा नहीं होता है, गरीब है, नौकरी भी नहीं है। अगर सरकार उनको अगर नौकरी दे या फिर ऐसी कुछ सीटें भी निकाले कि जो बच्चे हैं पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी परीक्षाएं दें और उसके बाद अपनी नौकरी भी करें, क्या हम ये कदम नहीं उठा सकते हैं? क्या हम ये छोटी छोटी पहल नहीं कर सकते हैं? जाहिर है जिस तरीके से आपने कहा कि अगर उसको लगता है अगर मेरे आतंकवादी बन जाने से अगर मेरे घर का पेट पलेगा तो मैं बन जाऊंगा, इस तरीके से आपने, वो जो युवा है वो आजकल यही करते हैं। अगर उन युवाओं को एक शिक्षा दी जाए, उनका एक माइंड सेट कर दिया जाए कि आप एग्जाम करिए, आप एग्जाम दीजिए, परीक्षाएं दीजिए, हम वैकेंसी हम निकालेंगे, तो क्या सरकार ये पहल नहीं कर सकती है? एक छोटी छोटी पहल कहीं ना कहीं हमारे कश्मीर को फिर से सुंदर बना सकती है। देखिए, कश्मीर में मैंने कहा कि जो टूरिज्म है वो टूरिज्म अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि वो पूरे कश्मीर का पेट पालेगा, और कश्मीर के साथ साथ जो भारत के एक्सचेकर में इतना रेवेन्यू दे देगा कि भारत भी फूलेगा। क्योंकि भारत, जो कश्मीर के अंदर खूबसूरती है, वो खूबसूरती पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक समय देखिए जब फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ने लगा वो शूटिंगें यहाँ से हटके यूरोप जाने लगी, तो जो यूरोप में खूबसूरती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अपना कश्मीर है। प्लस ये जो पॉलिटिकल राइवलरीज वहां चलती हैं, जो पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए चंद लोग कश्मीर को टेररिज्म का एक अड्डा बनाए रखना चाहते हैं, वहां के युवाओं को भटकाए रखना चाहते हैं, ये चीज पर सरकार को कंट्रोल करना होगा, सख्ती से कंट्रोल करना होगा। और इस चीज की शुरुआत देखिए, इस चीज की शुरुआत हो गई है, क्योंकि टेररिज्म का जो रिवोल्ट आ रहा है, ये रिवोल्ट ये बता रहा है कि कश्मीर में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और वहां पर टूरिज्म फिर से डेवलप हो रहा है। सर माफी चाहती हूँ, बस समय की बहुत कमी है और मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान मुझे 1 मिनट दीजिएगा ऋचा जी। बिल्कुल बोलिए सर, आप कहिए, आप बोलिए सर। जी देखिए, अभी जो पैनलिस्ट बता रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन एक चीज मैं डिफर करता हूँ। हाँ जी, ये जो अभी का दौर का जो टेररिज्म है, ये वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी या और कोई चीज के चलते नहीं है। अभी परसों तरसों में अभी एक रिपोर्ट आई हुई कि वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट थी 2010 में वो 3% अनएम्प्लॉयमेंट थी और आज को 23% है। तो जब वो 3% अनएम्प्लॉयमेंट था तब लोग टेररिज्म क्यों कर रहे थे वहां पे? ये एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है।
देखिए इन्होंने एक और चीज कहा कि अगर लेकिन वहां पे सर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो अगर सर ब्रेन वॉश किया जाता है, जो आतंकवादी है ब्रेन वॉश करते हैं, तो क्या हमारी सरकार उनको शिक्षा दे, क्या हमारी सरकार उनको मतलब माइंड वॉश नहीं कर सकती है कि थोड़ी सी वहां पे हमारा मुश्किल है। इंडिया, हमारा भारत हमारा अपना है, जम्मू कश्मीर हमारा है, वो लोग हमारे नहीं है बल्कि वो हमारे दुश्मन है। क्या ये शिक्षा, क्या ये बातें हम उनको नहीं सिखा सकते हैं क्या सर? अगर आतंकवादी उनका माइंड ब्रॉश कर सकते हैं, उनका दिमाग चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम उनको पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं क्या सर? जरूर कर सकते हैं। देखिए लेकिन मुश्किल यहाँ पे क्या होती है सर कम शब्दों में, मुसलमानों को सर मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड, सर कम शब्दों में बोलिएगा, 30 सेकंड है मेरे पास। मुसलमानों को कुरान की शिक्षा सबसे पहले दी जाती है। इससे पहले कि वो स्कूल जाते हैं उनको कुरान की शिक्षा दी जाती है और कुरान में उनको ये चीज सिखाया जाता है कि तुम इस्लाम के लिए मरो, तुम इस्लाम के लिए करो। उसके बाद आप उसको कुछ भी शिक्षा दे दीजिए, उसको आप इंजीनियर बना लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, लेकिन मानसिकता जो है वो रेडिकलिज्म की वो वहां पे रहती है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, यानी कि जो मानसिकता है उसको बदलना जरूरी है। युवा ना भटके, उनको एक सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीएन झा जी और दिलीप यशवर्धन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मुझे समय दिया, समय निकालने के बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ आने के लिए भी। तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, किस तरीके से इस पर काम किया जाए और युवाओं को कैसे सही रास्ता दिखाया जाए, इसको लेकर भी हमने बातचीत की। मेरे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए थे, उन्होंने हर एक जानकारी यहाँ पर रखी।